और आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। लखनऊ में जेपीएनआईसी पर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग लगाई है। जेपीएनआईसी में किसी को न जाने की इजाजत दी गई है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पिछले साल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 8 फीट ऊंची दीवार को फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन इस बार पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। जेपीएनआईसी पर देर रात बैरिकेडिंग की गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, पिछले बार की तस्वीरें भी हमने देखी थी कि किस तरह से जब अखिलेश यादव को रोका गया तो वो बैरिकेड पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगाकर उतरे और उनका कहना था कोई भी हमें वहां पर जाने से नहीं रोक सकता है और उन्हें याद करने से नहीं रोक सकता है। इस बार क्या व्यवस्था जिससे कि बिल्कुल कोई अंदर दाखिल ना हो पाए, जिस तरह की सुरक्षा वहां पर की गई है? देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण समाजवादी चिंतक रहे, एक बड़े नेता रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी हर बार उनकी जयंती के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम करती है। वर्ष 2023 में सपा मुखिया अखिलेश यादव आज जयंती के मौके पर इसी जेपीएनआईसी सेंटर में पहुंचकर 8 फीट ऊंची दीवार कूदकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंच गए थे, जिसके बाद से हर बार इस जेपीएनआईसी ट्रस्ट को यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की जाती है। आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ष भी उनको यहाँ पर आने नहीं दिया गया था। इस वर्ष भी एहतियातन पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सामने जो मुख्य द्वार दिख रहा है वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और आगे भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। कुछ देर बाद पुलिस इस पूरे मार्ग को बंद करेगी ताकि किसी भी कीमत पर न सिर्फ सपा मुखिया या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचकर बेवजह हंगामा न कर सके, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी माल्यार्पण करने की इजाज़त नहीं है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कहना था कि उनका पहले से ही कार्यक्रम सपा मुख्यालय पर श्रद्धांजलि देने का है, उनका यहाँ पर कार्यक्रम आने का नहीं है। लेकिन वर्ष 2023 में बिना बताए क्योंकि अनुमति नहीं थी, अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचकर दीवार कूदकर उन्होंने माल्यार्पण किया था। इसीलिए एहतियातन पुलिस इस बार पहले से ही सतर्क है और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। न सिर्फ जेपीएनआईसी सेंटर पर बल्कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, जो सपा मुखिया अखिलेश यादव का आवास है, उसके आसपास भी बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि समाजवादी पार्टी का जो निर्धारित कार्यक्रम है कि वो अपने मुख्यालय में जयंती मनाएं, उसी कार्यक्रम को वो करें, न कि जेपीएनआईसी सेंटर पर पहुंचकर यहां पर किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए। इसके लिए पहले से ही पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पिछले साल जो हुआ वो दोहराया ना जाए, इसीलिए अब जेपीएनआईसी में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी वहां पर पहुंचकर माल्यार्पण ना कर पाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी आज भदोई और गाजीपुर दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी 10:30 बजे भदोई पहुंचेंगे। भदोई में सीएम योगी कारपेट एक्सपो मार्ट में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन करेंगे। कालीन कारोबारियों के साथ सीएम योगी संवाद करेंगे। इस मेले में कालीन निर्यात को बढ़ावा मिलने और बुनकरों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। भदोई में सीएम योगी गाजीपुर, भदोई से सीएम योगी गाजीपुर जाएंगे। गाजीपुर में ब्रह्मलीन महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके बाद हथियाराम मठ में दर्शन पूजन करने का भी उनका कार्यक्रम है। हथियाराम मठ के महंत भवानी नंदन यति से मुलाकात करेंगे और प्रबुद्ध संगोष्ठी को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर के भी दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी गाजीपुर के हथियाराम मठ में पहुंचेंगे, जहां पर सीएम पूजन दर्शन करने वाले हैं और इसके साथ साथ हथियाराम मठ के महंत भवानी नंदन यति के साथ मठ में ही सीएम दोपहर का भोजन करने वाले हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम जखनिया में भुटकुंडा मठ जाएंगे, जहां पर ब्रह्मलीन महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का अनावरण उनकी तरफ से होना है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। समय तो मुझे लगता है 12 से 1 बजे के बीच होगा। 12:30 बजे के लगभग आना चाहिए। सिद्धपीठ हथियाराम मठ में पहले उनका यहाँ पर जो बना हेलीपैड है, डीएम साहब गाजीपुर और यहाँ के प्रशासन के लोगों ने जो श्रम परिश्रम करके व्यवस्था की हुई है, मुझे लगता है उनका पहले उतरना यहाँ होगा। यहाँ का दर्शन पूजन उपरांत तो भुड़कुड़ा मठ
समाधियों का दर्शन पूजन और वहाँ के महंत श्री जो निवर्तमान हैं, जो स्वर्गीय हो गए हैं, उनकी मूर्ति। और भगवान बुद्ध के पिपहरवा कपिलवस्तु से मिले पवित्र अवशेष पहली बार रूस की धरती पर प्रदर्शित किए जाएंगे। 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलने वाले इस विशेष आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस डेलीगेशन में 80 सदस्य शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से डेलीगेशन रूस के लिए रवाना हो चुका है। प्रदर्शनी से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्तों में गहराई आएगी और वैश्विक शांति और सद्भाव का वातावरण भी बढ़ेगा। 11 से 18 अक्टूबर तक एलिस्ता शहर कालमिल्किया में राष्ट्रीय संग्रहालय की ओर से भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाने वाले कलात्मक कृतियों की प्रतिकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। वहीं केशव मौर्य के नेतृत्व वाले डेलीगेशन 14 अक्टूबर को भारत वापस लौट आएगा। गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रूस के कलमिकिया ले जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरे जीवन का बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देता हूं। ये बहुत बड़ा दिन है। देखिए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से जीवन का बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है जब भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के रूस यानी कलमिकिया, जहाँ एक तरह से यूरोप का सबसे बड़ा भगवान तथागत बुद्ध का मंदिर है, वहाँ अपने बहुत सारे वरिष्ठ भिक्षुगणों के साथ में जाने का मौका मिल रहा है और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ। यह अवशेष उसी उत्तर प्रदेश से हैं, पिपराहवा से, जो कपिलवस्तु की राजधानी हुआ करती थी और उसी में प्राप्त हुए हैं। इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। चंदौली में नवीन कृषि मंडी परिसर में अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी का आज लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इसका लोकार्पण करेंगे और इस मौके पर मत्स्य विभाग मंत्री संजय निषाद चंदौली में मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये मंडी 62 करोड़ रुपए की लागत से 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाई गई है, जिसमें मछली पालन के तरीके, मार्केटिंग तकनीक, निर्यात से लेकर विभिन्न प्रकार के मछली व्यंजनों को पकाने और खाने तक की सुविधा होगी। ये देश की पहली तरह की अपनी अल्ट्रा मॉडल मत्स्य व्यवसाय की इमारत है। ये पूर्वांचल में मत्स्य पालकों को बड़े पैमाने पर सुविधा प्रदान करेगी और रोजगार के अवसर पैदा करेगी। ये मंडी मछली पालन से संबंधित सभी जरूरतों को एक छत के नीचे पूरा करेगी। इसमें थोक और खुदरा बिक्री के साथ साथ मछली पालन के उपकरण, बीज, दवाएं, चारा भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा एक विशेष फिश रेस्टोरेंट, प्रशिक्षण के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी कई आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद होंगी। और मुरादाबाद में सोशल मीडिया से शुरू हुआ लव जिहाद। महिला और उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। अपनी सहेली के जरिए सोशल मीडिया द्वारा मुस्लिम युवक अजहर से जुड़ी महिला से मुस्लिम युवक ने पहले तो शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद महिला के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप इस लड़के पर है। आरोपी मुस्लिम युवक पर महिला और उसके 2 बच्चों को नॉनवेज खिलाने और नमाज पढ़वाने का भी आरोप है। महिला और उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप भी इस लड़के पर लग रहा है। तहरीर के आधार पर आरोपी युवक अजहर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महिला और बच्चों को भी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। खबर है अयोध्या से, जहां पर पूरा कलंदर क्षेत्र के पगला भारी गांव में दर्दनाक हादसे के बाद आज जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौके पर पहुंचे। इसके साथ जिलाधिकारी और एसएसपी भी मौजूद रहे। सूर्य प्रताप शाही ने मौके का निरीक्षण किया और घटना की जानकारी अधिकारियों से ली। ये कल की बात हम आपको बता रहे हैं। मंत्री ने घटना को बेहद दुखद और हृदय विदारक बताया। कृषि और प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यहाँ एक कल दुखद घटना हुई जिसमें 6 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। यदि कोई चीज़ पाई जाती है, अभी तो जांच का वो विषय है, फोरेंसिक लैब से जब प्रूव होगा कि किन कारणों से मौत हुई है तो उसके बाद इसके ऊपर निष्कर्ष निकाले जाएंगे। यदि कोई लापरवाही या कोई मिलीभगत होगी तो कार्रवाई की जाएगी।
और जौनपुर में बहुचर्चित बिलाव दोहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोष मुक्त साबित हुए हैं। पूर्व सांसद समेत आशुतोष पुनीत सिंह को कोर्ट ने दोष मुक्त किया। ठेकेदारी विवाद में 2010 में जाफराबाद थाना क्षेत्र के बिलाव घाट पर दोहरे हत्याकांड की घटना हुई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने 302 से पहले ही इन्हें बरी कर दिया था और अब कोर्ट ने गैंगस्टर से भी दोष मुक्त कर दिया है। दोहरे हत्याकांड संजय निषाद और नंदलाल निषाद को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। अमरोहा के कांकर सराय मार्ग पर सैफी इंटर कॉलेज के पास अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्व विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची बुलडोजर लेकर तो भनक लग गई भूमाफियाओं को और वो वहां से फरार हो गए। प्रशासन ने अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त किया है। ये प्रशासन की दूसरी टीम जब तकिया मोतीशाह स्थित शमशान की भूमि से अवैध मकानों को ध्वस्त करने के लिए पहुंची तो महिलाएं और बच्चों के आंशिक विरोध का सामना भी उन्हें करना पड़ा। प्रशासन की टीम लोगों को समय देकर वापस लौटी। जी, ये अमरोहा बाहरचुंगी काकरसराय रोड पर अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिली थी, जिसे मौके पर देखा गया तो इन्होंने अवैध प्लॉटिंग कर रखी है और एक ऑफिस बना रखा है। इसी की दोषीकरण की कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई इसके अलावा कोई परेशानी कोई जमीन पर कोई आपकी टीम गई थी? जी रंग लौटाई है? जी, इसके अलावा मोहल्ला तकिया मोतीशाह में एक कार्रवाई के लिए भी टीम गई थी, जिसमें आंशिक रूप से दोषीकरण की कार्रवाई कर दी गई है, क्योंकि वहां पर उन आवास महिलाएं और बच्चे थे, उन्हें एक दिन का अवसर और नोटिस दे दिया गया है कि कल तक यथासंभव अपना सामान और अपने आवास की स्थिति चेक कर लें। कानपुर देहात में भारतीय स्टेट बैंक शाखा में 3 लाख रुपए से भरा बैग लेकर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारियों ने लंच का समय बताकर बैंक काउंटर पर ही छोड़ दिया और घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस जो थी वो मौके पर पहुंची और सीसीटीवी खंगालकर अब जांच पड़ताल शुरू करी जा रही है। ये प्रकरण लूट का नहीं है। एसबीआई की एक ब्रांच है सिकंदरा में जो काफ़ी व्यस्त जगह पे है। आज लंच टाइम पे वही दोपहर 2:30 बजे के आसपास एक कैश में जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो लंच करने के लिए कैश रख करके अंदर चले गए और कैश की मात्रा 3 लाख रुपए उनके द्वारा बताई गई है, जिसको वहाँ पर जो पहले से रैकी कर रहे लोगों में से एक व्यक्ति द्वारा उसको उठाया गया है और बहुत तेज़ी से गेट से बाहर निकल गया है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का बीते 2 अक्टूबर को निधन हो गया। निधन के बाद मिर्जापुर से उनका शव वाराणसी आया, जहां पर उनके बेटे ने उनका अंतिम संस्कार किया। संस्कार के बाद मात्र 3 घंटे में बेटे राम कुमार ने 13वीं का कार्यक्रम कर दिया। बताया गया कि पंडित जी की ये आखिरी शिक्षा थी और उनकी एक विश भी थी, लेकिन मामला विवाद में उस वक्त आ गया जब बेटी नम्रता ने पिता छन्नूलाल की 13वीं को करने का ऐलान किया और इसके लिए आमंत्रण पत्र बांटने शुरू कर दिए। ऐसे में त्रिरात्रि कर चुके बेटे ने भी अलग से 13वीं करने का ऐलान कर दिया। यानी छन्नूलाल मिश्र के त्रयोदशी का पूरा आयोजन 2 स्थानों पर होगा। एक बेटी नम्रता करेगी और दूसरा उनके बेटे राम कुमार करेंगे। फिर लिख रहे हैं जब आपने सही तरीके से सब करना है। सुपरविजन में ही ये त्रयोदशी हो रही है, उन्हीं से पूछ के सारा इंतजाम हो रहा है, कार्ड वितरण का सारा कार्य उन्हीं के निर्देशन में हो रहा है। फिर ये अचानक से राम कुमार भैया को त्रयोदशी करने का कैसे ख्याल आया? आप उनकी मीडिया में रिपोर्ट पढ़ेंगे, उनका बयान, तो उनके अनुसार तो वो त्रयोदशी करके जा चुके हैं। वो 13वीं और 10वां सब कुछ त्रिरात्रि के हिसाब से कर चुके हैं। तो उसके बाद अब दोबारा करना, इसका मतलब जो समाज में उनकी जग हसाई हुई है, लोग जब विद्वत समाज ने उनके ऊपर थूकना शुरू कर दिया राम कुमार मिश्र जी के ऊपर, तब उनको ये आत्मबोध हुआ कि नहीं, अब तो चढ़ के नम्रता का बिगाड़ना है कि अब वो अकेले कर रही है, अब बेटा करेगा। ऐसा ही था तो वो पहले से क्यों हिसाब से भी 2 जगह 13 होती नहीं है। बिल्कुल नहीं होती है। देखिए, और मैंने तो 13 करने के लिए शुरू से उनके कहा था और राम गोपाल मोदी जी खुद ये बात आपको बताएंगे कि उन्होंने कहा था कि राम कुमार तुमको जाना है तुम चले जाओ, लेकिन 14 तारीख को सुबह आ जाना सपरिवार। अगर नम्रता कर रही है हम बड़े भाई की तरह खड़े हैं। और न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आगरा पहुंचे। क्रिकेट टीम ने ताजमहल का दीदार किया। बिना किसी प्रोटोकॉल के अचानक सभी खिलाड़ी ताजमहल पहुंचे थे। टीम के साथ में कप्तान केन विलियम्स भी मौजूद रहे। टीम के खिलाड़ी लगभग 1 घंटे तक ताजमहल के अंदर रहे और जमकर फोटो शूट भी करवाया। इसके बाद टीम के खिलाड़ियों ने आगरा की दुकानों से शॉपिंग की, गाइड से ताजमहल का इतिहास भी जाना।
तो ये आप देख पा रहे हैं एक तस्वीर में, आप देखिए कि किस तरह से शॉपिंग भी हो रही है, ताजमहल का दीदार भी हुआ, उसके पूरे इतिहास को जाना न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने। क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी थे और दूसरी तरफ ताजमहल के सामने इन्होंने फोटो शूट भी करवाया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद 1 घंटे तक करीब ताजमहल परिसर में ये लोग रुके।